लेक्चर नंबर 72 पार्ट 2 इंड एस 33 अर्निंग पर शेयर। पिछला लेक्चर में हम लोग डायल्यूटेड ईपीएस का बात किए थे। डायल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या था कि बेसिक ये ईएसएच प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय बेसिक वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ओके, इस लेक्चर में भी हम लोग डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करेंगे, लेकिन नया क्या भाई, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करेंगे जब कंपनी के पास एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। अगर किसी कंपनी के पास एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? डायल्यूटेड ईपीएस वाला फॉर्मूला जो हम लोग अभी जस्ट सीखे, बेसिक प्लस माइनस इम्पैक्ट वाला। ये तभी लगेगा जब कंपनी के पास एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है जिसके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, तो वो कंपनी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती है डायल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए। उसको दूसरा फॉर्मूला निकालना होगा। ठीक है, ठीक है भाई। क्या है वो फॉर्मूला? फिर से एक लाइन में बोल दे रहे हैं अगर अभी तक जल्दी था कि अगर कंपनी के पास एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो डायल्यूटेड ईपीएस निकालने का सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला था बेसिक ईपीएस प्लस माइनस इम्पैक्ट। लेकिन अगर कंपनी के पास एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तब उसका डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। इट डजंट मैटर कि जब अगर बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि कंपनी के पास कितना पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। सच बात है, बेसिक ईपीएस में तो हमको उससे मतलब ही नहीं पोटेंशियल इक्विटी से, इसीलिए ये जो डिफरेंस इन फॉर्मूला है सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा। ओके ओके, ठीक है भाई। फॉर्मूला बताओ, जब एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो तो तब कैसे डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? कोई एक लाइन में फॉर्मूला नहीं है, उसका 3 स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं हम अभी बता रहे, नहीं समझ में आएगा। अभी समझ में तब आएगा जब एग्जाम्पल से समझेंगे। सिर्फ हम स्टेप बता दे रहे हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट इंक्रीमेंटल ईपीएस ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर। जो इंक्रीमेंटल ईपीएस है दैट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसके वजह से ईपीएस पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो तुमको निकालना होगा। सेकंड, हम ईपीएस का बात कर रहे हैं, ना ये ईएसएच और ना ही वेन्स का, हम दोनों कंसीडर्ड ईपीएस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में कैलकुलेट करना है हमको इंक्रीमेंटल ईपीएस ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर। स्टेप टू में तुमको कैलकुलेट करना है रैंकिंग। तुमको रैंक देना है, यू नीड टू गिव रैंक टू द पोटेंशियल इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीमेंटल ईपीएस। जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 होगा उसका वो पीईएस उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर को हम लोग रैंक 1 देंगे। जिसका ईपीएस सबसे कम होगा वो रैंक 1 होगा, जिसका ज़्यादा होता जाएगा उसका रैंक चलाता जाएगा। ठीक है, ओके। स्टेप 3 में तुमको कंक्लूड करना है कि कौन सा डाइल्यूटिव ईपीएस है, कौन सा एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस है। डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव तुमको पता है। ठीक है, तो 3 स्टेप तुमको करना है। इंक्रीमेंटल ईपीएस ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर, रैंकिंग ऑफ सच पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, उसके बाद कंक्लूजन वेदर डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, एक लास्ट फिर से एक कॉन्सेप्ट है जो पिछला बार ही हम बता चुके थे। क्या था? शेयर वारंट का। व्हाट इज शेयर वारंट? शेयर वारंट इज एन ऑप्शन टू इन्वेस्टर टू परचेज इक्विटी शेयर्स। अगर मेरे पास 10 शेयर वारंट है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि आज से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब मेरा मन करेगा तब हम उसको शेयर वारंट को हम शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रू, तो शेयर वारंट भी एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। लेकिन ये जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है इसके वजह से ये ईएसएच पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं। लेकिन जब वेन्स होता है, वेन्स निकाल रहे होते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस का, तब इम्पैक्ट पड़ता है शेयर वारंट का। ट्रू ट्रू, तो ये बात तो तुम कल भी बता चुका था। नया क्या है? नया बताते क्या है? जनरली जैसे कि अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे होगे, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर है तब तुम डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हो, तो वेन्स में जितने, जैसे कि अगर 10 डिवेंचर था जो कन्वर्ट होगा 100 इक्विटी शेयर में, तो वेन्स में प्लस 100 कर दोगे। लेकिन जब शेयर वारंट का बात होगा, जैसे कि अगर बोल रहा है कि शेयर वारंट 10 शेयर वारंट है जो 100 में कन्वर्ट होने वाला है, तो तुम सीधा यहाँ पे 100 ऐड नहीं कर सकते हो वेन्स में जाके डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते टाइम। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये शेयर वारंट है। जब भी शेयर वारंट का होगा ना पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तब तुम सीधा जो भी जितना कन्वर्ट होने वाला है वो तुम नहीं लिखोगे, सीधा 100 नहीं लिख सकते हो। तुमको लिखना है प्रोपोर्शनेट फ्री शेयर्स।
क्या लिखना है? प्रोपोर्शनेट फ्री शेयर्स। ठीक है, ये बात अभी सिर्फ ध्यान में रखो, बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे तब तुमको समझ में आएगा और अच्छा से समझ में भी आएगा। मतलब कैसे क्वेश्चन, कैसे फ्री, प्रोपोर्शनेट फ्री कैसे निकालते हैं वो उस टाइम सीखने मिलेगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो आ जाओ तुम पेज नंबर 434 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एके लिमिटेड के फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है फॉर ईयर 2011-12। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पीएटी 10 लाख है, टैक्स रेट 30% है और डीडीटी ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड 10% है। ठीक है, ये डीडीटी ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों दिया है? क्योंकि तुमको ईएईएसएच निकालना है, तुमको पीएटी से मतलब नहीं है, ईएईएसएच से मतलब है। चाहे वो बेसिक ईपीएस निकालना हो या डाइल्यूटेड ईपीएस, तुमको तो निकालना है पहले ईएईएसएच। तो ये पैट है, पैट से तुमको ईएईएसएच में जाने के लिए तुमको पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डीडीटी करना होता है, तब ईएईएसएच आता है। ठीक है, ओके। 1 अप्रैल 11 को इक्विटी शेयर था 50,000, 1 जुलाई को नया इक्विटी शेयर और इशू कर रहा है 30,000 का। ठीक है, ओके। एके लिमिटेड इशू किया था 40,000 शेयर वारंट। एके लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर वारंट विच विल बी अलॉटेड शेयर्स इन 2013। एके लिमिटेड शेयर वारंट इशू किए हुए हैं जो कन्वर्ट होगा 2013 में। ठीक है, मार्केट प्राइस 20 रुपया है, एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपया है। डैट इज वो जो शेयर वारंट है वो खरीदाया है 15 रुपया में, लेकिन खरीदाया नहीं है, उसका मार्केट क्या उसको बोलते हैं, जब वो कन्वर्ट होगा ना शेयर वारंट से, वो जब जाएगा इक्विटी शेयर में तो 15 रुपया आएगा, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है शेयर का अभी 20 रुपया। तो फ्री कंपोनेंट कितना है? 5 रुपया। ठीक है, देखो फ्री कंपोनेंट आ गया ना शेयर वारंट में। यही भी जस्ट बताया था कि जब भी शेयर वारंट का बात आता है तो तुमको फ्री प्रोपोर्शनेट शेयर निकालना होगा वेंस करने के लिए। ठीक है, कैसे निकालना आगे बताएंगे। It also had 9% convertible preference shares of 5 लाख to be converted into 10,000 इक्विटी शेयर। इसके पास एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर था शेयर वारंट, इसके पास एक और पोटेंशियल इक्विटी शेयर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एक से ज़्यादा तुम्हारे पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया तो नॉर्मल फार्मूला डाइल्यूटेड ईपीएस का तुम नहीं यूज़ करोगे, तुमको नया फार्मूला यूज़ करना होगा जिसमें 3 स्टेप है। ठीक है, ओके। एके लिमिटेड ऑल्सो इशू 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसके पास 2 पीएस नहीं, इसके पास 3 पीईएस है। ठीक है, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तुमको कैलकुलेट करना है बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो पहला चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो नॉर्मल फार्मूला से तुम नहीं निकालोगे। क्या नहीं निकालोगे? डाइल्यूटेड ईपीएस। तुमको डाइल्यूटेड ईपीएस अब निकालना है दूसरा फार्मूला से। ठीक है, पहले बेसिक ईपीएस निकाल दो। बेसिक ईपीएस निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? ईएईएसएच डिवाइडेड बाय वेंस। ईएईएसएच कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जितना देने वाले हो, जितना डीडीटी देने वाले हो। तो डीडीटी तुम प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देने वाले हो? कितना है? 9% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। हाँ, तो 9% इंटू 5 लाख, 45,000 का तुम्हारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है और उस 45,000 पे कितना डीडीटी दोगे तुम? 10%। तो 45,000 प्लस 4500, 49,500 तुम देने वाले हो। ट्रू। तो पैट 10 लाख में से 49,500 माइनस करोगे तब तुम्हारे पास आएगा ईएईएसएच। ठीक है, फिर बाई वेंस कैसे होगा? इसके पास 50,000 शेयर था 1 अप्रैल से, तो 50,000 इंटू 12/12। 30,000 शेयर कितना दिन से है? 1 जुलाई से, तो 30,000 इंटू 9/12। ओके, बोनस फैक्टर तो है ही नहीं, बोनस है तो बोनस फैक्टर का क्या जरूरत है? ठीक है, ओके। तो बेसिक ईपीएस निकालोगे तो आ जाएगा 13.11। निकाल दो, निकल गया। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस तुम्हारा 13.11 है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। बेसिक ईपीएस में तो कुछ था नहीं, डाइल्यूटेड में होगा। डाइल्यूटेड कैसे निकालना है? 3 स्टेप से। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन सर क्या किए कि सर डाइल्यूटेड ईपीएस को 3 स्टेप से नहीं निकाले, जो नॉर्मल स्टेप था पहले उससे निकाले और उसके बाद उसको काटे, तब तुमको समझ में आएगा कि 3 स्टेप हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले जो नॉर्मल स्टेप्स है जिसे नहीं करना चाहिए उससे पहले करते हैं। ठीक है, ओके। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला होता है बेसिक ईएईएसएच प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय बेसिक वेंस प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है, ओके। इसमें बहुत सारा बात था तो सर पहले वर्किंग नोट बनवाए हैं। ईएईएसएच के लिए वर्किंग नोट 1 और वेंस के लिए वर्किंग नोट 2। ठीक है, तो वर्किंग नोट 1 में जो बेसिक ईएईएसएच कितना निकला था हमारा? 9,50,500। तो बेसिक ईएईएसएच वो ले लो। इम्पैक्ट ऑफ अब जितना पोटेंशियल इक्विटी शेयर उसका ले लो। वारंट का इम्पैक्ट 0 है।
प्रेफरेंस शेयर का इम्पैक्ट कितना होगा, 49,500 बचेगा, तो प्लस डिवेंचर के ऊपर कितना क्या इम्पैक्ट होगा, डिवेंचर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो EISH पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक तो इंटरेस्ट नहीं देना होगा तो इंटरेस्ट का सेविंग, लेकिन टैक्स का लॉस तो होगा 50,400। तो टोटल EISH फॉर डाइल्यूटेड EPS कितना है, 10,50,400। ठीक है, ले लिए। अब आ जाते हैं वेन्स पे कि वेन्स निकालना है फॉर डाइल्यूटेड EPS। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, जब डाइल्यूटेड EPS का वेन्स का होता है तो बेसिक वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। बेसिक वेन्स कितना है, 72,500। अब इम्पैक्ट देना है पोटेंशियल इक्विटी शेयर का। पहला वारंट, वारंट की वजह से कितना इक्विटी शेयर आने वाला है, देखो क्वेश्चन बोलता है कि वारंट इज कन्वर्टेबल इनटू 2013। हाँ, AK लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर वारंट विच विल बी अलॉटेड इन 2013। तो भाई इसमें 40,000 वारंट कन्वर्ट कितना होगा, 40,000 इक्विटी शेयर में? नहीं, यही बोले थे डिवेंचर अगर होता तो उतना ही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। जब भी शेयर वारंट होगा तो तुमको सिर्फ प्रोपोर्शनेट शेयर लेना होता है। प्रोपोर्शनेट शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा दिया हुआ है पेज नंबर किस पे दिया हुआ था, हाँ पेज नंबर 435 पे दिया हुआ है नीचे। फॉर्मूला है टोटल शेयर टू बी इशूड फॉर वारंट, यहाँ 40,000 है। सर यहाँ गलती की है, सर को देना चाहिए था कि इतना वारंट इतना में कन्वर्ट होगा, लेकिन सर अज्यूम कर दिया कि 40,000 ही पूरा शेयर होने वाला है। ठीक है, तो 40,000 शेयर टू बी ओके। फॉर्मूला क्या है, टोटल शेयर टू बी इशूड फॉर वारंट, वारंट के वजह से कितना शेयर इशू करना है, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्री अमाउंट। अपने क्वेश्चन में कितना था, 20 रुपये मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपया, तो फ्री अमाउंट कितना था, 5 रुपया। तो 5 रुपया अपॉन मार्केट प्राइस, 5/20 जब करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा फ्री कंपोनेंट। इस फ्री प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करना है टोटल शेयर टू बी इशूड फॉर वारंट। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता चलेगा कि आउट ऑफ 40,000 शेयर्स कितना फ्री कंपोनेंट है, तो पता चलेगा कि 10,000 है। तो ये 10,000 जाके वेन्स में ऐड होगा। ओके, ये जरूर याद रखना कि जब भी शेयर वारंट का होगा तो हमको फ्री प्रोपोर्शनेट वाला लेना है। ठीक है, ओके। तुम भूल क्या सकते हो कि तुम क्या करोगे कि मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस तो कर दोगे तुम, लेकिन डिवाइड कर दोगे तुम एक्सरसाइज प्राइस से। एक्सरसाइज प्राइस से नहीं करना है, तुमको करना है मार्केट प्राइस से। ठीक है, क्योंकि वही तो बेस है भाई। तुम भले एक्सरसाइज प्राइस कम दिए हो, लेकिन बेस तो मार्केट प्राइस होगा, तो तुम उसके ऊपर तुम्हारा निकलेगा फ्री कंपोनेंट। ठीक है, ओके। तो इम्पैक्ट ऑफ वारंट दे दिए। अब इम्पैक्ट ऑफ अदर पोटेंशियल इक्विटी शेयर, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की वजह से वेन्स में कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, 10,000 इक्विटी शेयर का, तो 10,000 ऐड कर दूँ। उसके बाद डिवेंचर की वजह से कितना इम्पैक्ट हो रहा है वेन्स पे, 1,000 इक्विटी शेयर का, तो ऐड कर दो। तो टोटल वेन्स कितना आ जाएगा, 93,500। तो बेसिक प्लस बेसिक EISH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना है, 10,50,400। और बेसिक वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना है, 93,500। तो डाइल्यूटेड कितना आ रहा है, 11.23। ओके, तो ये जो डाइल्यूटेड EPS आया है, क्या वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है? भाई ये डाइल्यूटिव है। डाइल्यूटिव है क्यों? क्योंकि बेसिक ज़्यादा है डाइल्यूटेड से, तो ये डाइल्यूटिव है। और डाइल्यूटेड है तो इसको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो तुम्हारे पास EPS आया है ना मेरे भाई, वो गलत है। क्या है, गलत है। क्यों है गलत, बाद में समझ में आएगा जब तुमको बताएंगे कि हमको 3 स्टेप क्यों करना होता है, तब समझ में आएगा कि ये गलत क्यों है। इसलिए देखो इसको काटा हुआ है कि जब क्यों काटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा 3 स्टेप वाला। और क्यों लगेगा और ये क्यों गलत है वो तब समझ आएगा जब तुम उस फॉर्मूला से बनाओगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो रेड पेन से 435 पे लिखा हुआ है, वाई यू कट द अबव आंसर, बिकॉज देयर आर मोर देन वन क्लास ऑफ इक्विटी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, सो वी हैव टू इवैल्यूएट ईच क्लास सेपरेटली। ठीक है, देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था 3 स्टेप में, फाइंड इंक्रीमेंटल EPS फॉर ईच पोटेंशियल शेयर। हमको इंक्रीमेंटल EPS निकालना है फॉर ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। क्या कौन कौन सा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, एक वारंट, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। इस सबका तुमको तीनों का इंक्रीमेंटल EPS निकालना है। इंक्रीमेंटल EPS क्या होता है, इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑन EISH ड्यू टू सच पोटेंशियल इक्विटी शेयर
डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल वेन्स ऑन ड्यू टू सच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अर्निंग पर शेयर, जो भी अर्निंग है डिवाइडेड बाय वेन्स। ट्रू। हमको निकालना है इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल ईपीएस। तो इंक्रीमेंटल ईपीएस का मतलब क्या होगा कि भाई इस पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से कितना ईपीएस में चेंज आ रहा है। ओके, तो कैसे निकालेंगे भाई? इजी है। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? जो भी ईएएसएच है, तो ईएएसएच ड्यू टू सच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शेयर वारंट के वजह से, तो शेयर वारंट की वजह से ईएएसएच पे कितना इफेक्ट हो रहा है? 0। ठीक है, तो ईएएसएच 0 हो गया, डिवाइडेड बाई शेयर वारंट की वजह से वेन्स में कितना इम्पैक्ट हो रहा है? 10,000 का, तो 0/10,000 करोगे तब तुमको पता चलेगा कि इंक्रीमेंटल ईपीएस ड्यू टू सच पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना है। तो पोटेंशियल इंक्रीमेंटल ईपीएस ड्यू टू शेयर वारंट कितना है? 0। इंक्रीमेंटल ईपीएस ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर कितना है? 4.95। और इंक्रीमेंटल ईपीएस ड्यू टू डिवेंचर कितना है? 50.4। ठीक है, तो स्टेप 1 में तुम इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल दिए फॉर ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ओके। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में तुमको रैंकिंग देना होता है। यू हैव टू गिव रैंकिंग टू ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीमेंटल ईपीएस। ठीक है, रैंक 1 उसको मिलेगा जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है। जिसका इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम होगा उसको रैंक 1 मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे कम इंक्रीमेंटल ईपीएस किसका है? वारंट का। तो तुम वारंट को दोगे रैंक 1। उसके बाद किसका है? 4.95 प्रेफरेंस का, तो प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा रैंक 2। और सबसे ज़्यादा किसका है तुम्हारा इंक्रीमेंटल ईपीएस? डिवेंचर का, तो उसको मिलेगा रैंक 3। तो तुम रैंकिंग दे दिए। रैंक 1 किसको मिलेगा? जिसका सबसे कम है इंक्रीमेंटल ईपीएस। रैंक सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? जिसका सबसे ज़्यादा है इंक्रीमेंटल ईपीएस। ठीक है, परफेक्ट। ओके, स्टेप 3 में क्या था? स्टेप 3 में तुमको कंक्लूड करना है कि वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव। अच्छा ठीक है, उसको एंटी डाइल्यूटिव और डाइल्यूटिव किस पे कैलकुलेट करना है? तुमको हर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर का चेक करना है। अभी जब हम लोग जिस आंसर को काटे हैं उसमें सिर्फ सीधा हमको मिल रहा है 11.23। अब ये जो 11.23 है वो किसकी वजह से है? कौन से पीएस की वजह से है? वारंट की वजह से है, डिवेंचर की वजह से या प्रेफरेंस शेयर की वजह से? तुम बोलोगे भाई सबकी वजह से। ठीक है, सबकी वजह से, लेकिन वारंट की वजह से कितना तुम्हारा डाइल्यूटेड ईपीएस है, प्रेफरेंस शेयर की वजह से कितना डाइल्यूटेड ईपीएस है, वो तो तुम नहीं निकाल पाए। देखो अब निकालेंगे। तुमको हर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर का तुमको चेक करना है कि वो डाइल्यूटेड है, उसका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो स्टेप 3 में पहले फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर्स, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ईपीएस और कंक्लूजन। पर्टिकुलर्स, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ईपीएस, कंक्लूजन, या फिर पर्टिकुलर्स ईएईएसएच, वेन्स, ईपीएस और कंक्लूजन। न्यूमरेटर ईएईएसएच, डिनोमिनेटर वेन्स। ठीक है, और पहला लाइन आइटम होगा तुम्हारा बेसिक ईपीएस। क्या होगा तुम्हारा? बेसिक ईपीएस। ठीक है, तो कंक्लूजन कैसे बनता है? पहले फॉर्मेट, उसके बाद पहला लाइन आइटम बेसिक ईपीएस। ठीक है, बेसिक दे दो। बेसिक में ईएईएसएच कितना था? दैट इज न्यूमरेटर 950, डिनोमिनेटर कितना? 72,500। तो ईपीएस कितना? 13.11। कंक्लूजन इसमें कुछ नहीं देना है। ठीक है, कुछ नहीं देना है, बेसिक ईपीएस का कोई कंक्लूजन नहीं। अब तुमको सारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर का एक एक करके तुमको निकालता जाना है। पहला पोटेंशियल इक्विटी शेयर कौन है? पहला कहाँ है भाई? सब है, वारंट है, प्रेफरेंस है, पहला कोई थोड़ी है। अभी तुम रैंकिंग दिया था ना स्टेप 2 में, तुमको उस रैंकिंग के हिसाब से तुमको इसमें पहला दूसरा करना है। तो पहला रैंकिंग किसका था? वारंट का। वारंट का तुम्हारा ईएईएसएच कितना है? 0। उसका वेन्स कितना है? 10,000। ठीक है, कर दिए। तो तुम ईपीएस निकाल दोगे 0/10,000। नहीं, अभी तुमको ये ईपीएस नहीं निकालना है। तुमको क्या करना है? बेसिक जो जस्ट इसके ऊपर था उसको तुमको ऐड करना है और तब निकालना है। तो न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर ऐड करो। अब ये जो आया है अमाउंट, इसके ऊपर तुम करोगे क्या? ईपीएस कैलकुलेट। तो 9,50,500 डिवाइडेड बाई 82,500 करो, तब तुम्हारे पास कितना आया? 11.52। तुमको सिर्फ ऐड किसको करना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ईपीएस कुछ नहीं, वो आएगा ही नहीं। ईपीएस को किससे ऐड करोगे? अभी 0/10,000 करके ईपीएस 0 तो तुम नहीं दिखाया था। तुमको यही बोले थे कि तुमको इस लाइन में कुछ नहीं करना, ऐड करके निकालना। तो ऐड किए, तो ईपीएस कितना है? 11.52। अब तुमको कंक्लूजन देना है कि ये जो 11.52 है वो डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है।
ये ईपीएस तो डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड ईपीएस ही तुम निकाले हो, 0 ये जो निकाले हो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से है, और डाइल्यूटेड ईपीएस हर वक्त पोटेंशियल इक्विटी शेयर का आता है। तो ये जो ईपीएस 11.52 वो तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, वो पता है हमको। लेकिन ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस वो डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव? दैट इज डाइल्यूटिव कौन होता है? जब डाइल्यूटेड ईपीएस इज लेस देन तुम्हारा बेसिक ईपीएस, तब वो डाइल्यूटिव ईपीएस कहा जाएगा। लेकिन अगर जब डाइल्यूटेड ईपीएस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बेसिक ईपीएस, तो वो एंटी डाइल्यूटिव कहता है। तो यहाँ चेक करो 11.52 डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव? तो बेसिक ईपीएस अभी कितना था? 13.11, तो 11.52 कम है, तो ये डाइल्यूटिव हो गया। ओके ओके। एक और बात, तुमको यहाँ तुम कर लिया कि हाँ ठीक है वारंट का 11.52 है, बेसिक 13.11 है, लेकिन ऐसे नहीं करना है तुमको कंपेयर। तुमको कैसे कंपेयर करना है? जो भी ईपीएस अभी जस्ट आया है पोटेंशियल इक्विटी शेयर का, उसको तुमको जो प्रीवियस वन है उससे तुमको कैलकुलेट करना है। किससे करना है तुमको? प्रीवियस वन से। तुमको दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि बेसिक क्या आया हुआ, उससे मतलब नहीं है, जो भी प्रीवियस वन होगा उससे करना है। ठीक है, अभी और समझ में आएगा जब आगे बताएंगे। तो चलो वारंट का कर दिया। रैंक 2 कौन था? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। उसका EISS कितना आ रहा था? 49,500, डिनोमिनेटर कितना था? 10,000। इस पर तुमको ईपीएस नहीं निकालना है, ठीक है। ऐड करो, ऐड किया तो 9,50,000 प्लस 49,500, ऐड किया 10 लाख, 82 प्लस 10,000 92। अब इसका ईपीएस निकालो, कितना आया? 10.81। 10.81 डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है? डाइल्यूटेड ईपीएस है 10.81, लेकिन ये डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव? किससे कंपेयर करेंगे? बेसिक से या फिर जो जस्ट प्रीवियस वाला है? जो जस्ट प्रीवियस वाला है उससे करना है तुमको। 13.11 से नहीं करना है तुमको, करना है 11.52 से। तो 11.52 से जब करोगे तो क्या पता चलेगा तुमको कि हाँ भाई ये डाइल्यूटिव है। ठीक है, कर दिए, ओके। अब रैंक 3 क्या था? कन्वर्टेबल डिवेंचर। उसका EISH उसका वेंस करो, तो फिर उसका ईपीएस निकालोगे, नीचे ऐड करके निकालोगे। ऐड किया, अब कंपेयर करो, क्या 11.23 डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव? तब तुमको पता चलेगा ये एंटी डाइल्यूटिव है। क्या है? एंटी डाइल्यूटिव, क्योंकि 10.81 से ज़्यादा है। जो हम लोग जिसको बेसिक मान रहे हैं 10.81 को, वो कम है इन कंपैरिजन टू डाइल्यूटेड ईपीएस। देयरफॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर तुम्हारा एंटी डाइल्यूटिव हो गया। ओके, तो भाई जब कन्वर्टेबल डिबेंचर तुम्हारा एंटी डाइल्यूटिव था, तो तुम उसको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते टाइम क्यों कंसीडर किया? अभी जब हम लोग जो आंसर काटे थे उसमें डाइल्यूटेड ईपीएस में EISH में भी डिबेंचर का बात ऐड किए थे और वेन्स में भी ऐड किए थे, जिसकी वजह से हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आ रहा था? 11.23। और इस 11.23 को हम लोग डाइल्यूटिव बोल रहे थे। लेकिन मेरे भाई, भले ही प्रेफरेंस शेयर और वारंट डाइल्यूटिव है, लेकिन जो डिबेंचर वो तो एंटी डाइल्यूटिव है। तो अब तुम उसको डाइल्यूटेड ईपीएस में क्यों कंसीडर कर रहे थे? तुम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अगर कोई कंपोनेंट, अगर 4-5 कंपोनेंट में से अगर कोई एक कंपोनेंट अगर एंटी डाइल्यूटिव है, तो उसको क्यों कंसीडर करोगे तुम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते टाइम? नहीं करोगे, समझे? ठीक है भाई, नहीं करेंगे। ओके, तुम 3 स्टेप बता दिया कि ठीक है ये डाइल्यूटिव है, ये डाइल्यूटिव है, और यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस भी आया हुआ है 11.52 और 10.81। क्वेश्चन में क्या ऐसे पूछेगा कि प्रेफरेंस शेयर का कितना डाइल्यूटेड ईपीएस और इसका कितना है? नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। अबे ऐसे नहीं पूछेगा तो 3 स्टेप क्यों कराया? सीधा जो आंसर काटा था 11.23 वो दे देता। अब 11.23 कैसे देते भाई? उसमें एंटी डाइल्यूटिव भी चीज़ था ना। हाँ, ये बात भी है। अब हम कैसे निकालें? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, ये 3 स्टेप करने के बाद जो नॉर्मल फार्मूला था वो लगा दो। क्या है नॉर्मल फार्मूला? बेसिक EISH प्लस माइनस इम्पैक्ट डिवाइडेड बाई बेसिक वेन्स प्लस माइनस इम्पैक्ट। तो बेसिक, अबे यही जब फॉर्मूला तुमको लगाना था तो तुम इस 3 स्टेप क्यों कराया? अरे 3 स्टेप इसलिए कराया क्योंकि तुमको पता चल पाया कि एंटी डाइल्यूटिव कौन है और डाइल्यूटिव कौन है। तो जब तुम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे नॉर्मल फार्मूला से, तो सिर्फ उस कंपोनेंट को लोगे, उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर को लोगे जो डाइल्यूटिव है। तो बेसिक EISH तुम लोगे 9,50,500। उसमें तुम किसको ऐड करोगे? जिसका डाइल्यूटिव है, वारंट और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को। इसमें जो एंटी डाइल्यूटिव जैसे डिबेंचर उसको नहीं करोगे कंसीडर। तब जब करोगे तब तुम्हारे पास आ जाएगा 10.81 जो एक्चुअल डाइल्यूटेड ईपीएस है। ये जो 10.81 है उसमें तुम सीधा कह सकते हो कि ये जो 10.81 है उसमें जितना भी कंपोनेंट पोटेंशियल इक्विटी शेयर का है सब डाइल्यूटिव है। जो 11.81 था उसमें एक कंपोनेंट, 11.23 जो था उसमें एक कंपोनेंट एंटी डाइल्यूटिव था, तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस सही नहीं था। असली सही डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है? 10.81, क्योंकि इसका सारा कंपोनेंट डाइल्यूटिव है। समझे?
अब तुमको समझ में आया कि हम लोग 3 स्टेप क्यों कर रहे हैं। भले ही 3 स्टेप के बाद हम सेम फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन 3 स्टेप क्यों कर रहे हैं भाई? 3 स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पता कर पाएँ, कंक्लूजन निकाल पाएँ कि एक्चुअल में डाइल्यूटिव कंपोनेंट कौन कौन है, तभी तुम एक्चुअल डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल पाओगे। ओके ठीक, फिर से एक लाइन बोल रहे हैं, जब क्वेश्चन में एक ही तुम्हारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो नॉर्मल फार्मूला से निकल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पता है हमको कि एक या तो ये एंटी डाइल्यूटिव होगा या डाइल्यूटिव होगा बस। लेकिन जब एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तब तुमको नहीं पता चल पाएगा कि डाइल्यूटिव कौन है, एंटी डाइल्यूटिव कौन है। ओके, तब तुमको चेक करना होगा कि एंटी डाइल्यूटिव कौन है, डाइल्यूटिव कौन है। तब 3 स्टेप से क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद तुम जाके क्या कर पाओगे, एक्चुअल डाइल्यूटिव निकाल पाओगे। ठीक है, परफेक्ट। इसी के ऊपर क्या है, क्वेश्चन 3 होमवर्क है जो आगे हम बनवाए हुए हैं। समरी देखो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर एक ही नंबर पीईएस है तो नॉर्मल मेथड, अगर एक से ज़्यादा पीईएस है तो 3 स्टेप। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 4 है, इसमें क्या करना है, उसमें एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो नॉर्मल मेथड से बना देंगे। इलस्ट्रेशन 11, उसमें भी एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो नॉर्मल मेथड से बना देंगे। लेकिन जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है तुम्हारा, वो है थोड़ा सा घुमा हुआ। इलस्ट्रेशन 8 जो आगे है वो भी एक ही पीएस का है, तो कोई भी 3 स्टेप करने का जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 11, क्वेश्चन नंबर 4 सब नॉर्मल है, लेकिन तुम एक बार उसको बना लेना। ठीक है, काम का है, क्योंकि इसमें फ्री कंपोनेंट निकालने को तुमको सीखेगा। जो शेयर वारंट का फ्री कंपोनेंट है तो याद रहेगा, वो कर लेना। इलस्ट्रेशन 10 थोड़ा सा अलग है। क्या है इलस्ट्रेशन 10? जब उसका बनाओगे तो उसमें बोलेगा कि 2 साल का तुमको निकालना है। क्या निकालना है? 2 साल का तुमको बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। तो तुम ऐसे मत करना कि 2017 उसका बेसिक, उसका डाइल्यूटेड, फिर 2018 फिर उसका बेसिक, फिर उसका डाइल्यूटेड। तो 2017 का बेसिक निकालने के लिए उसका फॉर्मूला दोगे, फिर डाइल्यूटेड का अलग फॉर्मूला दोगे। ऐसे मत करना सर, एक फॉर्मेट दिए हैं। क्या है फॉर्मेट? 2017 का एक कॉलम बनाओ, 2018 का एक कॉलम बनाओ, फिर बेसिक निकालो। बेसिक का जो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख दो, तो 2017 में जो जो एप्लीकेबल है वो वहाँ पे आ जाएगा, 2018 का वो आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो बेसिक ईपीएस आएगा एक बार में आ जाएगा, तो तुमको 2 बार फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे बनाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 10। ठीक है, परफेक्ट। ओके।